अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ आज अहमद मंसूर, जहाज़िब अब्बासी और तैयब बलोच। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस सीनियरिटी तबादला केस जो है उसकी समाअत हुई है और वो मंडे तक के लिए चली गई है, जबकि DG ISPR की भी एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मरतबा हमने फिर एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। उसके अंदर क्या नया था और कौन सा ऑपरेशन जो है वो शुरू हो रहा है, क्योंकि पाक भारत जो झड़पें हुई उसके बाद जो पाकिस्तान का रिस्पांस था, इंडिया की तिलमिलाहट पानी का मसला और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से इंतहाई अहम थी। और तीसरा ये कि नजम सेठी साहब ने बड़ी एक प्रेडिक्शन दी थी कि बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं और कि जनाब कुछ मुलाकातें अनऑफिशियल इमरान खान की हुई थी, लेकिन इमरान खान के उसके बाद बयानात, PTI के अपने अंदर तजादात और अली मीन गंडापुर का फील्ड मार्शल की तकरीब जो है उसके अंदर ना जाना, ये सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। तो पहले अहमद मंसूर साहब से शुरू करें, क्योंकि ये वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी बड़ी खबरें हैं मंसूर साहब के पास। हाँ बिल्कुल, खबरें और इनके पास नहीं होंगी तो और आपके पास होंगी। तो अहमद, ये सारी क्या सूरत हाल? क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जो बात रह गई DG ISPR की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं पहले उससे शुरू कर लूँ कि मुझे तो ये फ़ील आया कि जो भारत का जो केस है वो बिल्ड किया गया है आलमी बरादरी के सामने। वहाँ पहलगाम का वो इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है, जबकि उसके पास सबूत नहीं है। तो आज फिर सवाल भी उठाया कि भाई आज महीना पूरा हो गया, 22 अप्रैल की बात है, 23 मई हो गई है, तो कोई सबूत नहीं है। आप तो कह रहे थे तहकीकात चल रही हैं और आपने हमला भी कर दिया था। हम तो बता रहे हैं कि फितना अल हिंदुस्तान जो है वो बलूचिस्तान में जितने दहशतगर्द के ग्रुप हैं, BLA सरे फहरिस्त है, भारतीय प्रॉक्सीज़ हैं, और वो लिंक इंडिया के साथ कैसे है उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। और इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही था कि इस्टेब्लिश हो तो नज़र भी आए। वो जिस तरीके से उन्होंने स्लाइड्स कि इंडियन अकाउंट्स से एक वाक़े की निशानदेही होती है कि गुड मॉर्निंग मियाँ चन्नू, गुड मॉर्निंग मियाँ वाली, या कराची में कुछ होने लगा है, या बलूचिस्तान से ख़बर आएगी और अगले दिन या चंद घंटे बाद वो वाक़या हो जाता है। फिर इंडियन मीडिया और फिर बलूचिस्तान के जो अब दहशतगर्द तंजीमों के जो स्पोक्स पर्सन है वो इंडियन मीडिया पे जो वो बाहूत है, वो वहाँ बैठ के चैनल्स पे क्या पाकिस्तान में जिनको अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है या अमेरिका ने, बाकी दुनिया में हमने कभी, हमारे मीडिया ने कभी उनको इस तरह प्रमोट करके आप उनको लिया है? और हमारी जो जिम्मेदारी है वो पूरी दुनिया ने देखी है। तो ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद। और फिर जो खुशदार में सिद्दीकी साहब, वाकई जो वहाँ जो फैक्ट्स देखे गए आपके भी सामने हैं, उन बच्चियों का क्या कसूर है? बिल्कुल, उन जो नौजवान, अगर उनको, या आम जो इवन सिविलियन शहरी हैं, जो मजदूर हैं, जो वहाँ पे हजाम काम कर रहे हैं, उनको आप मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? तो बात वही इंडिया के साथ यही है कि भाई आते हो तो आके फ़ौज के साथ मुकाबला करो। जैसे 10 मई को आपने एक पूरा बिल्ड किया और 10 मई को आपने भुगत लिया। और अभी जो ख़तरा है, जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये बताया भी गया कि 10 मई के बाद इंडिया बराह रास्त तो नहीं आता हमारे सामने। वो उसने सारा पैसा इधर ही लगा दिया। आप देख लें, वो गुरु जो है वो तो वहाँ पे उसका भी क्लिप चलाया गया कि वो कह रहा है कि भाई आप जो दहशतगर्द हैं इनके वो नाम रख दें कि पाकिस्तान की फ़ौज का कोई मेजर, उसको तुम मारोगे तो 10 लाख देंगे, कर्नल को मारोगे तो 20 लाख देंगे। इस तरह, मतलब वो ये ऑन रिकॉर्ड मीडिया में वो ये कह रहे हैं और दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक केस बिल्ड हुआ है। और मतलब पिछले 20 साल के वाक़यात जो हैं और उनका सारा लिंक जो है, और फिर कुलभूषण जो है वो तो ज़िंदा मिसाल है रियासती दहशतगर्दी की इंडिया की। एग्जैक्टली, कुलभूषण ज़िंदा मिसाल है। फिर जो बलोच तंजीमों के नाम पे जो ये दहशतगर्द हैं, इनकी इंडिया के साथ इन्वॉल्वमेंट, और इंडिया के अंदर इनके जो फुटप्रिंट्स हैं ये वहाँ मौजूद हैं, वहाँ ये इनके इलाज होते रहे हैं और अभी भी वहाँ से इनकी लिंकेजेस हैं। साथ ही साथ
फ़ॉरेन ऑफिस का अब इसमें बहुत अहम रोल है, जो हमें समझ आई है कि इस सारे मामले में। अच्छा, यहाँ एक और बात जो बड़ा होता है जनाब के सफारती महाज पे बड़ा दोबारा हम ये देख रहे हैं कि ये मतलब इसी आपकी गुफ्तगू से कि पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल सतह के ऊपर लेके जाएगा, मतलब मुख्तलिफ फॉरेन मिशंस के। अब जाहिर है कि फॉरेन पॉलिसी भी एक्टिव होगी ना, तो अब ये है, तो ये जो शवाहिद हैं ये पूरी दुनिया के अंदर मिशंस को दिए जाएंगे। इसमें जो वजारत ख़ारजा ने बहुत अरसे बाद जो अभी किरदार अदा किया है इसहाक डार की क़यादत में, ये मैं पहली दफ़ा नहीं, जब से जितनी इंटरेक्शंस हुए हैं ऑफ द रिकॉर्ड भी, आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर है और उनको वो सराह रही है कि इस मामले को, इंडिया वाले मामले को ख़ास तौर पे, और भी बाकी सारा जो केस इस तरह से किया गया और आइंदा भी होगा। अभी पानी का इशू भी आगे चलना है, ये बड़ी जंग है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें देखें भारत को जो शिकस्त है उसका एक सबूत ट्रंप है। अब बदले हुए ट्रंप को पूरी दुनिया भी देख रही है और इंडिया के अंदर तो इस वक्त तूफान मचा हुआ है, मातम है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मैं देख रहा था, वो उसमें जो तनकीद निकाल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपने तकरीबन 86 के करीब मुल्कों के दौरे किए, कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ इस मामले के ऊपर। तो एक बहुत बड़ा फेलियर जो है वो मोदी का है। तो आपसे और भी बातें करनी है कि और भी फेवरेट सब्जेक्ट हमारा, हाँ, मतलब पीटीआई, नजम सेठी अल्लाह। तो ये जाहिर है कि बलूचिस्तान के अंदर अगर हम देखें, बलूचिस्तान का इशू बहुत पुराना है, बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा भी गया है, महरूमियाँ भी हैं, सियासी महरूमियों की भी बात होती है। तो ये यहाँ पर और उसके अंदर एक फॉरेन एलिमेंट का आना और उसका इस तरह से इस्तेमाल होना, तो इसमें क्या लगता है कि मतलब बड़ी एक दहशतगर्दी तो किसी सूरत में किसी तरह की भी काबिल कबूल नहीं है, बिलखुसूस जब आप बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दें। वो तो एक बिल्कुल ही अखलाकियात से बाहर, मतलब ज़ाहिर है दुश्मन है, उसको क्या होना चाहिए मतलब बलूचिस्तान में इस दहशतगर्दी के ऑपरेशन के साथ साथ? सर, सबसे पहली बात ये है कि जैसे आपने कहा, बलूचिस्तान हमेशा से ग्रेट गेम का हिस्सा रहा है और यहाँ पे बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो बलूच कार्ड को यूज़ करती रही हैं। मुझे याद है कि एक दौर में यूएसएसआर जो है वो बलूच कार्ड को इस्तेमाल करता रहा, फिर उसके बाद जो है वो बरतानिया भी इसको इस्तेमाल करता रहा, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। लेकिन अब ये सारे ताकतें एक तरफ हो गई हैं, लेकिन अब इसको बरह रास्त जो ओन कर रहा है वो भारत कर रहा है। स्पेशली जब से चाइना पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर और ये सारी चीज़ें आई हैं, उसके बाद उसने बलूचिस्तान में अपने पंजे ऐसे गाड़े हैं कि मैं आपको बताऊं कि जो सिस्तान बलूचिस्तान है ईरानी साइड पे, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लूप होल्स मौजूद हैं और ऐसे हैं कि वहाँ पे ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस और वो चीज़ें, चूँकि एक बंजर बयाबान बहुत बड़ा बलूचिस्तान, वैसे पाकिस्तान के पास भी जो बलूचिस्तान है तो रकबे में, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। तो पाकिस्तान ने हमेशा ईरान से प्रोटेस्ट किया। तो एक नवीद अब आपको बता रहा हूँ कि वो जो बॉर्डर सिस्तान बलूचिस्तान के साथ लग रहा है, वहाँ पे ईरान जो है वो अब बाउंड्री वाल बना रहा है, उससे जो वो है आमतौर हाँ वो रुक जाएगी। कुलभूषण यादव का मैटर भी उसी सिस्तान बलूचिस्तान और वहाँ से होता हुआ गवादर और ये सारी चीज़ें नेटवर्क बिल्ड हुआ था, जिसको डायरेक्टली अभी तक भी जो है वो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं अजीत डोवल, जो उसके मोदी के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। अच्छा, फिर इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अब क्या हो सकता है। ठीक है, इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च करने है, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ये जो इवेंट है स्पेशली खुजदार वाला, पहले बीएलए थी या बीएलएफ जो ऑपरेशन कर रहे थे वो अपने आप को जस्टिफाई करते थे, जी हम जो है फौजी इंस्टॉलेशन को या एफसी को या व्हाटएवर, वो भी जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने काज के लिए कहीं ना कहीं कि हम सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं, वो जिसे आप हार्ड टारगेट का नाम दे रहे हैं, लेकिन अब वो सॉफ्ट किलिंग पे आ गए हैं, सॉफ्ट टारगेट्स पे आ गए हैं। अब मुझे ये बताएं कि बीएलए और टीटीपी में क्या फ़र्क रह गया? जो उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया किया, बिल्कुल ये उसी के ही वो ये और वही, ठीक है। तो इसमें जो सानिया हुआ, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि एक तो मासूम बच्चे कत्ल हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो बीएलए को ब्लो बैक हुआ है, जो बीएलए वो ये है कि बलोचियत उन्होंने कत्ल कर दी है।
बलोच समाज जो है उसके अपने कोड ऑफ लाइफ है, जंग के भी अपने कोड ऑफ लाइफ है, लेकिन उन्होंने उन कोड ऑफ लाइफ को कत्ल किया है कि जंग में, जदल में हमेशा जो ख़वातीन हैं और बच्चे हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता रहा है हमेशा से, चाहे ट्राइबल वार्स ही क्यों ना हूँ। लेकिन जो अब इन्होंने किया है, तो जो इसके हमनवा थे BLA के, वो भी बहुत ज़्यादा अब सहमे हुए हैं, वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। देखिए बच्चा जो है वो तो सबके बच्चे तो सांझे हैं, बच्चे तो जन्नत के फूल है, ठीक है ना। तो जब वो लाशें देखी तो कोई भी जिसके अपने बेटे हैं, अपनी बच्चे हैं, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ठीक और है। तो दूसरी तरफ इंडियन फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार होता अच्छा, है ना। तो फिर अब आता हूं कि अब होना क्या चाहिए। उसमें यह है कि ऑपरेशन करें, सब कुछ करें, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि बलोच के बारे में इनको समझना चाहिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए कि बलोच कोड ऑफ लाइफ कैसे हैं, बलोचों को डील कैसे किया जा सकता है। BLA को ठीक है आप उसको एलिमिनेट कर देंगे और होपफुली आप कर लेंगे, लेकिन वो जो आम बलोच यूथ है, जो बलोच नौजवान है, जो बलोच अवाम है, उसको आप कैसे उनके जो महरूमियाँ हैं, चीज़ें हैं, उनको कैसे दूर करेंगे। उसका एक चीज़ है कि हमें फिल फॉर इस्टेब्लिशमेंट को अपने थिंक टैंक जो बलूचिस्तान पे वर्क कर रहे हैं वो बलोच करने चाहिए, ना कि आपने एथनिकली ऐसे लोग बिठा दिए हैं कि जो बलोच काज को नहीं समझते, जो बलोच कोड ऑफ लाइफ को नहीं समझते, जो बलोच समाज को नहीं समझते, जिनको ये नहीं पता कि बलोचों को आपने ट्रीट कैसे करना है। देखिए गोरा आज से बहुत अरसा पहले लिख के गया है कि एक रिस्पेक्ट दी बलोच। अगर बलोचों को जब रिस्पेक्ट देंगे, जब बलोचों को आप ओन करेंगे, तो बलोच खुद ब खुद जो है। अच्छा, दूसरी मैं आपको बताऊं कि BLA बलोचों को तकसीम करना चाह रही है। अब आप मैं एक बताता हूं कि बलूचिस्तान में इतना बलोच नहीं है जितना बलोच सिंध में बैठा हुआ है और जितना बलोच सराइकी वसेब में और पंजाब में बैठा हुआ है। यहाँ ये झंग तक मीर चाकर खान जो बलोचों का सबसे बड़ा सरदार था, वो तो झंग में उसकी मकबरा है ना, सतगरा जिसे आप कहते हैं। तो फैसलाबाद में आपके कितने MNA बलोच बन रहे हैं। बात यह है बलोच तो बहुत बड़ी तादाद है और पूरे बलोचों को मिलाएं तो बलोच शायद इस पाकिस्तान की एक बड़ी नेशनैलिटी बनती है। तो BLA जो है अब उसको सब डिसोन कर रहे हैं, लेकिन वो तकसीम कर रही है। अब अगर ये जो बलोच हैं सिंध में जो बैठे हुए हैं, जो पंजाब में बैठे हुए हैं, जो उसमें बैठे हुए हैं, वो तो उनको ओन नहीं करते, वो तो रियासत के साथ है ना, वो तो हमेशा रियासत के साथ हैं, रियासती इदारों के साथ हैं और रियासत में अपना कंट्रीब्यूशन भी प्ले कर रहे हैं, रियासत की तरक्की और खुशहाली में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एक छोटा सा एलिमेंट बनता है BLA का। तो विद इन अब बलूचिस्तान में भी अब उनको सपोर्ट नहीं रही, तो गुड गवर्नेंस बेहतर करें। बलूचिस्तान में जो है वो जो नेशनल लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी है, PM अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में मैं एक आपको सर्वे बता रहा हूँ, जब बाप, सॉरी टू से, ये बड़ी तलख बात है, जब बाप की हुकूमत थी तो बलूचिस्तान का में जो है वो 33% जो है वो मिलिटेंसी बढ़ी, और अब जब जो हुकूमत है तो अब मिलिटेंसी 50 से भी ऊपर शायद पहुंच गई, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है। तो वजह क्या है? वजह यह है कि आपने अपने एक्सपेरिमेंट किए, आपने वहाँ पे PMLN को मिनिमाइज़ किया, आपने वहाँ पीपल्स पार्टी को मिनिमाइज़ किया, आपने वहाँ पे अपनी पार्टियाँ इंगेज कर ली। उससे क्या होगा मुझे बताएं, कदूस बदंजो होगा या कोई भी बंदा होगा, ठीक है, वो पार्टियाँ बदलते रहते हैं, लेकिन एसेट्स जिनके हैं वो तो कहेंगे कि मिलिटेंसी होगी तो हम फौज को के लिए जो है वो एसेट होंगे, जब मिलिटेंसी ख़त्म होगी तो इनको कौन पूछेगा। तो ये असल चीज़ें हैं कि कौमी क़ियादत को बलूचिस्तान में इंगेज करना चाहिए। और हमने देखा भी सही कि मियाँ साहब जो है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो उन्होंने ये जो पिछले एक जाफ़र एक्सप्रेस वाला इवेंट हुआ था, तो वो बलूच क़ियादत से मिले भी थे। मैं बात समझ आ गई कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनके साथ इंगेज करना चाहिए वहाँ पे। सर काफ़ी हो गया इस पे, तो वो आज जजेस के केस में क्या हुआ, सीनियरिटी वाले केस में? आज फैसल सिद्दीकी साहब ने एक मरतबा फिर दलाइल दिए और अच्छा। उनके आर्ग्यूमेंट्स पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, और वो खासी अहम ऑब्जर्वेशंस थी जिसका जवाब कोई मौसर अंदाज में फैसल सिद्दीकी साहब नहीं दे सके। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने उनसे ये कहा कि आप जो जजिस सीनियरिटी वाले मामले पे आपका ये मौक़िफ़ है कि जब एक जज ट्रांसफ़र होके आएगा उस हाई कोर्ट में और फिर नया हल्फ लेगा, तो फिर ये बताएं कि जब वो टाइम, आप कह रहे हैं कि टाइम बाउंड है, एक साल 2 साल, जब वो टाइम पीरियड पूरा करके वापस जाएगा
तो वहाँ पे फिर दोबारा हल्फ लेगा, क्योंकि तो वहाँ पे फैसल तो वो सिद्दीकी साहब सीनियरिटी में सबसे नीचे आ जाएगा। फैसल सिद्दीकी साहब, आपको पता नहीं क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन इनको बहुत पसंद है, तो इन्होंने एक क्रिएटिव सीनियरिटी लिस्ट जो है ना वो क्रिएट की कि दो सीनियरिटी दो लिस्टें सीनियरिटी चलेंगी। लिस्टें हो गए। तो उन्होंने उसमें कहा काफ़ी कि मज़े साहब ने हाँ, उनकी तो क्लास उन्होंने ली। कहा कि ये ऐसे नहीं होता। दूसरा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने ये बात कही कि ये जो एक्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये बाद में बना है और 2010 में 18वीं तरमीम आई और फिर उसके बाद ये एक्ट बना। और एक्ट में ये है कि जजेस जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे सूबों से, हाई कोर्ट्स का ताल्लुक़ नहीं है, वर्ल्ड अपॉइंटमेंट का है। आप इसको कैसे देखते हैं? और फिर साथ उन्होंने एक फैक्चुअल बात भी कही। उन्होंने कहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट करने से 10 दिन पहले जुडिशल कमीशन का एक इजलास हुआ था। राजा जवाद, इजलास में राजा जवाद साहब का नाम, क्योंकि उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, उनका नाम कंसीडर हुआ, लेकिन वो नाम ड्रॉप कर दिया गया। उनको एज अ मुस्तकिल जज भी अपॉइंट किया जा सकता था, तो ऐसा क्यों हुआ? तो वो हम इस पे स्टोरी भी कर चुके हैं कि जवाद साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक कंप्लेंट के बारे में ये इतला थी कि कुछ एक कंप्लेंट है। तो उस वक्त भी जुडिशल कमीशन इजलास में तय ये हुआ था कि ये कंप्लेंट इनकी ख़त्म हो जाए तो उनके नाम को दोबारा रिकन्सिडर किया जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन ख़ासा अहम है जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब का कि वही कि जब आर्टिकल 175A में मुस्तकिल जज की अपॉइंटमेंट के लिए एक पूरा तरीक़ाकार थ्रू जुडिशल कमीशन अपॉइंटमेंट का दिया हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में आर्टिकल 200 के तहत जज को ट्रांसफ़र करके किस तरह से मुस्तकिल किया जा सकता है। तो अब पीर को 9:30 बजे जो है इस केस की दोबारा सुनवाई होनी है। अच्छा, चलें तो आ जाए जी अपना आपका फेवरेट टॉपिक, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात की खबरें थी और फिर अब ये, और हम देख रहे हैं कि एक उधर से जो रिएक्शन आया मुख्तलिफ़ किस्म का आया, बैरिस्टर गौहर कुछ, अली मीन गंडापुर कुछ, अलीमा खान कुछ, तो ये हम कभी शुरू ही यहाँ से करते थे। हाँ। तो अब हम देखें मिडल ऑफ दी आपका शो डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है अहमियत ख़त्म हो गई है या कम होती जा रही है। अच्छा, एक वो आपने लतीफ़ा कह लें वो सुना होगा कि मेरी जो ना फलां लड़की से बात जो है ना वो हमारा 50% काम हो गया है, बस समझे कि गल पक्की है। उसने कहा अच्छा बड़ी बात है, कैसे? उसने कहा मेरी तरफ से हो गया, बाकी 50% उसकी तरफ से रहता है। तो ये एस्टैब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात है, ये इमरान खान और अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, ये वैसे ये हो भी रहे थे, खबरें थी कोई या क्या मतलब? क्योंकि लोग तो बड़े ही कहते हैं कि अंसार अब्बासी भी और ये इस तरह की खबरें तो आ रही हैं ना, मतलब नजम शेख। देखिए ये हमारे मुल्क के जो ये बाबे सहाफ़ी हैं वो भी बहुत एक्सपोज हो रहे हैं। माजी में भी वो इस तरह की 2 नंबरियाँ करते आए हैं, लेकिन वो एक्सपोज होते टाइम लगता था, तो लगता था बड़ी खबरें हैं, छोड़ देते थे कि अवाम इसको बाय कर लेंगे और जनाब खबर बन जाएगी, बाद में कहेंगे कि फिर चेंज हो गया फैसला। ठीक है ना, पहले एक बात की बर्बादी। तो ये वही सारा नहीं, तो आपकी क्या इतलात हैं मुलाकातों के? मेरी इतलात ये है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अभी हुई है। हाँ। तो किसी दूर कोने से शायद बात किसी कोई आवाज़ की कोशिश की है, तो फील्ड मार्शल साहब ने वो कहते हैं ना कि सुनी अनसुनी, ये इस वक्त पाकिस्तान का टॉपिक नहीं है, ये इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई इसकी अहमियत नहीं रही। ये इस वक्त इवन आपकी नून लीग और जो हुकूमत में है हुक्मरान जमातें हैं सियासी, वो भी दूसरे तीसरे दर्जे पे इसको अब रख रहे हैं। पहले नंबर पे टारगेट उनका भी इंडिया है, ठीक हो गया चीज़ें। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की इकॉनमी है, ठीक है। इंटरनल इश्यूज हैं जो एक मुल्क के रियासत के रूटीन के चैलेंजेस होते हैं। देखें, जब आपने पीटीआई का जो द्यो है उसको बोतल में बंद कर दिया, जब पीटीआई एक ख़तरा थी, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल जो एलीट है उसने उसको शिकस्त फाश दे दी, तो अब क्या ज़रूरत है उनको दोबारा ताकतवर करने की? इस वक्त इमरान खान और पीटीआई की पोजीशन ये है कि ये वापस 2010 से पहले चले गए। अब इनको दोबारा इस मुल्क में मसलत होने के लिए फिर कोई पाशा चाहिए, फिर कोई जनरल फैज चाहिए। जो उनसे जनरल फैज से याद आ गया कि वो क्या बना वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। देखिए ना, अभी इस तरह तो ना करे ना, अभी ठीक हो गया ना, चले ये इधर से निकलेगी। तो ये इधर से क्या निकलेगा? इधर से तो आ गया फैसला, यानी कि यही चिराग जलाएंगे तो रोशनी होगी। देखें, मेरा ख्याल है इधर तो बहुत सारी, क्योंकि सियासत बहुत सारे केसों के साथ जुड़ी हुई है,
वो 9 मई वाला आ गया, वो आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D2 और जो वो सारा फौजी रिस्टोर अदालतों हो में गया। लेकिन आप इमरान तो खान और वो अली बिन जो गंडापुर की फील्ड जनरल कोर्ट गुफ्तगू- मार्शल है जनरल फैज हमीद का, वो कहाँ तक पहुँचा है, उसकी कोई खबर नहीं आ वो रही। चल रहा है, प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया है, अच्छा लेकिन उसको भी चलने दें, अगले प्रोग्राम पे उसे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, चलें। लेकिन अभी जो अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई है, और उसी दिन आपको याद होगा ईवान सदर में फील्ड जनरल जो फील्ड मार्शल जो हैं हमारे जनरल अपना आसम मुनीर साहब, उनको वो बैटन ऑफ फील्ड मार्शल, जिसको हम ज़ुबान उसमें आम में क्या कहते हैं, वो उन्हें नहीं, वो एजाज है, मैं तो उसको एजाज ही कहूँगा। एजाज दिया सारा, उन्हें उनके हवाले किया, मतलब इख्तियार है बेसिकली वो कि वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जब हाँ वो होता सारा है तकरीब, तो उसमें उसमें वो जो सीएम बैटन नहीं, है, जो वो कहने का मकसद है, छड़ी जो है वो उनको दी छड़ी जाती है ना, और वो चीफ की। देखें, और इतनी पूर्वकार तकरीब और एक तारीखी लम्हा, एक जंग के फाते, और पूरी दुनिया मान रही है। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला नहीं आए, 2.5 घंटे वो अडयाला में इमरान खान को कहते रह गए हैं कि मुझे जाने दो, आपका ही फ़ायदा है। उसने कहा कि नहीं, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, जिस तरह उसका स्टाइल है, ये हमें इस तरह ये अब हमारी नहीं सुनेंगे, ना सुन रहे हैं। मैंने बड़ी कोशिशें करके देख ली हैं, मैं मुज़ाकरात की बात करता हूँ, मुझे कोई राब्ता ही नहीं होता, सारी खबरें गलत चल जाती हैं, मेरे से तो बंदा ही कोई नहीं मिलने, मुझे पूछ ही नहीं रहा। हाँ, और ठीक फिर है? अलीमा खान ने तरदीद की इसकी कि इसने इनको खुद भी वो कर दी, अली मुलाकात होंगी। गंडापुर ने भी कर दी। तो उससे फिर गंडापुर को इसने एक तो मना किया, दूसरा उसे कहा कि थोड़ा वो टॉक फाइट की तरफ चलो, मेरा सबसे जो आखिरी जो इस वक्त किला बच गया है वो आप हो, खैबर पख्तूनख्वा है। बाहर आके तो बड़ा लोगों ने कहा कि जी इसकी बड़ी खिंचाई हुई है, इसे कहा कि इस्तीफ़ा दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान की आखिरी होप अगर कोई है ना इस वक्त, तो वो अली अमीन गंडापुर है, ये मैं आपको बता दूं। और खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ के अवाम को वो एक दफ़ा फिर वरगला के और उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी अली अमीन गंडापुर ने फिर देख लेना, कोई ना कोई चक्कर चला देना है। अभी वो 26 नंबर वाला मुझे नहीं लगता सीन आएगा, लेकिन आएगा तो वो एक अलहदा एपिसोड बन जाएगी आपका और हमारा टॉपिक बन जाएगा। सूरत हाल यही है कि जो दोबारा ये थोड़ा मामला अब ये देखिए ना, ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि अगर ये स्ट्रेटजी है कि इस वक्त जबकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया जैसे बदतरीन दुश्मन की जारहियत का निशाना के निशाने के ऊपर है, और इंटरनल देख लें, इंटरनल डिस्टर्बेंस या वो भी इंडिया से लिंक है, वो जो है वो फिर लोग फिर क्या कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब फिर वो लामहला जो है वो लोग इस तरह की कड़ियाँ मिलाते हैं। देखिए, मैं एक बात और देखें, आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 2 घंटे से ज़्यादा रही है, ये तीसरी है मुसलसल। आप पिछले 2 साल को उठा के देख लें रिकॉर्ड, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से इतनी सी भी वहाँ बात नहीं हुई। अच्छा। उसकी रीज़न यही है कि अब ये इस वक्त इस ख़तरे को जो है ना बोतल में जिन बंद करने वाली बात हो चुकी है, तो अब इसको क्यों कोई निकालेगा, जस्टिफिकेशन नहीं है। सही आपका। अच्छा, एक और छोटी सी बात, को फौज में तरक्कियों का अमल भी शुरू हो रहा है, वो क्या खबर है? फील्ड मार्शल जनाब आसम मुनीर साहब फौज में नए ब्रिगेडियर्स आज लगा रहे हैं। अभी अच्छा। भी सुबह से बैठे हैं बंद कमरे में। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जब होती है उसका अगले दिन, तो ये मई का जो महीना है हर साल, ये लेफ्टिनेंट कर्नल टू फुल कर्नल और ब्रिगेडियर, बेसिकली लेफ्टिनेंट कर्नल टू ब्रिगेडियर का रैंक, जो कहते हैं प्रमोशन बोर्ड 1, तो ये है। और अभी तक फैसले हो चुके होंगे तकदीर के, जिन अफसरों की तरक्कियाँ होनी हैं और जो भी उनका होगा। और अच्छी खासी तादाद में नए ब्रिगेडियर्स 1 स्टार, ये पूरी दुनिया में इनको 1 स्टार जनरल्स ही कहते हैं, वो बनेंगे। और यही लीडरशिप फिर आने वाले टाइम पे आएगी। अगले महीने फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब और पूरी जो कोर कमांडर्स हैं वो सारे बैठ के मेजर जनरल्स बनाएंगे। अच्छा, तो ये दोनों तो बड़ा कितने मेजर जनरल्स बन रहे हैं? मेरा ख्याल है जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है, इस वक्त की जो स्लॉट्स खाली हैं, रिटायरमेंट्स आ जाती है, पूरा एक सिस्टम है ना, तो उसमें ये भी 10 से ऊपर ही होंगे। अच्छा, तो बड़ी एक समझ लें कि इससे फिर काफी मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग का। अच्छा, ये अब फौज ने इसको रूटीन में भी ले गए हैं। अब आपको ये मीडिया में खबर के तौर पे नज़र नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल इसका इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट के अंदर पड़ता है और बाद में बाहर भी पड़ता है। जाहिर है। तो मेरे ख्याल में वक्त भी ज़्यादा हो गया, क्यों तैयब साहब
या आपने पीटीआई की पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ कहना हो? पीटीआई में कल का क्लिप तो आपका बड़ा वायरल हुआ है, वो झूठ पकड़ने वाली मशीन और बोलने वाली मशीन वाला। नहीं बिल्कुल सर, वो भाग ही गए। आज फिर शायद मशीन वाले गए हैं, फिर भी झूठ बोलने वाली मशीन भाग गई पकड़ने वाली से। तो बहरहाल जो मैं आपको बतलाऊं कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब इर्रेलिवेंट हो रही है, ख़ासकर उनका जो मुहात्मा है, मुख्तसर रखिएगा, मुहात्मा इर्रेलिवेंट हो गया है हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप से भी और हमारे इंटरनल उस मामलात में भी। और वैसे भी जो मेरी ख़बर है वो ख़बर ये है कि जैसे ऑपरेशन रद्दुल क्या फितना तो क्या रद्दुल फसाद, हाँ फितना अल हिंदुस्तान शुरू हो चुका है, इसी तरीके से ऑपरेशन रद्दुल फितना भी शुरू हो चुका है। तो फितने गर तो असल यही हैं जिन्होंने फितना गरी की है। तो उधर अगर हम बीएलए को प्रॉक्सी कह रहे हैं, बीएलए तो प्रॉक्सी है हिंदुस्तान का, लेकिन इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड तो कहता है कि बाबा पैसे इधर से भी आते हैं, इनको भी आते रहे हैं। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे आपको ये पीटीआई के अंदर टूट फूट मजीद होती हुई नज़र आ रही है? सर पीटीआई में टूट फूट होती हुई नज़र आ रही है। कल भी हम किसी में डिस्कस कर रहे थे, इमरान खान का हाल होगा अपना, वो जो एमक्यूएम के किसी दौर में एक थे मुहात्मे जो लंदन में बैठे हुए हैं, आजकल उनको कोई नहीं पूछता, ठीक है। एमक्यूएम किसी ना किसी तरीके से सियासत में रेलिवेंट है, लेकिन उनकी आइडियालॉजी अल्ताफ़ हुसैन वाली और वो चीज़ें बिल्कुल मिना हो गई हैं, ख़त्म हो गई है। तो पीटीआई भी एक बड़ा अहम केस है, पीटीआई मखसूस नशिस्तों वाला केस जो है वो भी नेक्स्ट वीक में, उसके भी मंडे से शुरू हो रही है, उसके भी पीटीआई से, उसके फ्यूचर से लिंक्ड है। पीटीआई जाहिर बात है अगर उनकी सीटें जैसे पहले भी होता आया ले ली जाती हैं, अदालत फैसला करती है, तो कमज़ोर हो जाएगी ना पार्लियामेंट में पीटीआई, और नून और पीपल्स पार्टी मजबूत होगी, और वो वैसे भी मजबूत हो रही हैं। चलें, अब शराय दस्तूर से अब तक के लिए इतना ही, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।